Good morning, students, and welcome, students, in my YouTube channel, Amit Gupta Drug Pharmacology. Today, we discussing the another topic of pharmacology is antiviral drugs, antiviral agents. Before discussing the antiviral agents, we are also known as the what is the virus. क्योंकि एंटीवायरल एजेंट्स क्या हैं? वो ड्रग्स यानी वो एजेंट्स जो कि वायरस के अगेंस्ट में काम करते हैं, दीज आर द एंटीवायरल एजेंट्स. तो वायरस क्या है? वायरस आर द ऑब्लिगेटेड इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स. बेसिकली ये जो वायरस होता है हमारे किसी भी पैरासाइट्स में ये ग्रो करता है. सेल्फ वो अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता. दे बोथ लैक ऑफ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. ना ही इसमें सेल वॉल होती है ना ही सेल मेम्ब्रेन होती है. एंड दे डू नॉट कैरी आउट मेटाबॉलिक प्रोसेस. इसमें कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हो सकती. एंड वायरल रिप्रोडक्शंस यूज मच ऑफ होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी. और जो वायरस है वो अपना रिप्रोडक्शन जब करेगा तो दूसरे जो होस्ट है जिस होस्ट का मेटाबॉलिक मशीनरी या मेटाबॉलिक रिएक्शंस का यूज़ करके वो अपने आप में रेप्लिकेशंस या अपना रिप्रोडक्शंस करता है. ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल वायरस आर टू टाइप्स. जेनेटिक मटेरियल बेस पे वायरस को दो टाइप में किया डिवाइड करते हैं हम लोग कि एक तो आता है डीएनए वायरस और एक आरएनए वायरस. अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो उसे डीएनए वायरस कहते हैं. जैसे एग्जांपल आपका डीएनए वायरस का हार्पीस वायरस है, एडिनो वायरस है, पॉक्स वायरस है. और जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए, अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो तो उसे आरएनए वायरस बोलते हैं. जैसे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेट्रो वायरस. जैसे एग्जाम्पल आरएनए वायरस के करें रोटा वायरस है, पोलियो वायरस है, डेंगू वायरस है. और कोरोना वायरस जो आजकल चल रहा है वो भी क्या है? आरएनए वायरस टाइप का वायरस है. वायरल रेप्लिकेशन कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेप्स. और वायरल जो रेप्लिकेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर पहुंचता है, सेल के बाद रेप्लिकेशन होता है, उसमें कई सारी स्टेप्स होती हैं. जैसे फर्स्ट स्टेप होती है एब्जॉर्प्शंस एंड पेनिट्रेशन इनटू द ससेप्टेबल होस्ट सेल्स. जैसे ये सेल है हमारी बॉडी की और ये क्या है? वायरस है. तो वायरस क्या होगा? पहले हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब किया पेनिट्रेट होगा. पेनिट्रेट होने के बाद वो सेल के अंदर चला जाएगा. कौन सी? ससेप्टेबल होस्ट सेल, जो होस्ट सेल में पहुँचेगा. उसके बाद क्या होती है? नंबर सेकंड स्टेप होती है अनकोटिंग द वायरल न्यूक्लिक एसिड. जो वायरल है वायरस है, वायरस अपने अंदर से क्या होगा? पेनिट्रेट होने के बाद में अनकोटेड हो जाएगा. यानी जो बाहर वाला मटेरियल है वो बाहर अंदर डाल देगा. बाहर जो उसकी कैप है वो अनकोटेड हो जाती है. और उसके बाद में क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ अर्ली रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज. और न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज की हेल्प से बायोसिंथेसिस यानी फोर्थ स्टेप देख रहे हैं. फिर क्या होगा? बायोसिंथेसिस यानी आरएनए वायरस एंटर इनटू द न्यूक्लियस वेयर इट्स रेप्लिकेटेड बाय द वायरल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से वायरल रेप्लिकेशन होगा और नए टाइप के ये आरएनए का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा. बेस टाइप्स के आरएनए का फॉर्मेशन करेगा और न्यू फेज ऑफ और उसके बाद में जब न्यू आरएनए फॉर्मेशन होना शुरू जाएगा तो उसके बाद होती है सिंथेसिस ऑफ आरएनए और डीएनए. डीएनए होगा तो डीएनए टाइप की सिंथेसिस होने लगेगी उसकी आरएनए पॉलीमरेज से, तो आरएनए बनेगा और डीएनए पॉलीमरेज से डीएनए का फॉर्मेशन होने लगेगा. फिर फिफ्थ स्टेप क्या होती है? सिंथेसिस ऑफ लेट एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन. और जो आरएनए जो प्रोटीन आरएनए वायरस है उसके चारों तरफ जो प्रोटीन होती है, जो आरएनए जैसे आरएनए वायरस या ये जो प्रोटीन होती है उनका फॉर्मेशन होता है जब आपके रेप्लिकेशन आरएनए या डीएनए का हो जाता है. उसके बाद में तो सिंथेसिस ऑफ लेट स्ट्रक्चर प्रोटीन होती हैं. उसके बाद असेंबलिंग होगी वायरल प्रोटीन की. जैसे कि आपका जानते हैं कि वायरस क्या है? वायरस के अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल होगा? बाहर क्या होती है? प्रोटीन की कैप्स होती है, प्रोटीन की कवरिंग लेयर होती है. तो ये उस तरह से क्या होगा कि असेंबलिंग होगी, मैचुरेशन हो जाएगा वायरस. और वो वायरस फिर बाद में रिलीज़ कर दिया था सेल से, फिर वो और कई सारे सेल को इन्फेक्टेड करता है. इस तरीके से मशीनरी चलती रहती है. तो असेंबली न्यू फेज पार्टिकल्स आर असेंबल्स एंड रिलीज विद न्यू viral particles are moved and released into extracellular fluid. The cell which is not killed in the process the continue and take the new virus. और इस तरीके से वो अन्य सेल को अफेक्टेड करता रहता है. ठीक है. फिर आते हैं कि हमारी जो ड्रग हैं उसकी क्या कॉमन मैकेनिज्म एक्शन होता है, किस तरीके से वो आपके इसमें एंटी वायरल ड्रग काम करती है. जैसे कि ये वायरस को किल नहीं कर सकते, बस वायरस के रेप्लिकेशन को रोकते हैं, वायरस के डिवीजन को रोक सकते हैं, इतना ही काम होता है. वायरस के रेप्लिकेशन को ये नहीं रोक सकते. एंटीवायरल एजेंट्स कैन पोटेंशियली टारगेट any these steps. Most of the antiviral agent currently available act as synthesis of purine and pyrimidines. और स्टेप नंबर 4 मेनली क्या होता है? जितने भी एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं वो बेसिकली आपकी जो उसकी रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती हैं उस पर ही उनका टारगेट होता है. तो मोस्ट ऑफ एंटीवायरल एजेंट होते हैं वो आपके बेसिकली जो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन पैरामिडिन की जो सिंथेसिस होगी
क्योंकि आपको पता है प्यूरिन और पैरामिडीन्स जो होते हैं उन्हीं की वजह से क्या होता है डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन हो पाता है। अगर प्यूरिन और पैरामिडीन का सिंथेसिस ना हो पाए तो इसका मतलब क्या, उनका रेप्लिकेशन रुक जाएगा। इस तरीके से स्टेप नंबर जो सिंथेसिस ऑफ आरएनए डीएनए उसको कुछ ब्लॉक कर देते हैं, कुछ ऐसी ड्रग होती हैं। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑफ HIV आरएनए जीनोम टू द डीएनए। और कभी कभी क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं जो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन नहीं करने देते, तो प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ वायरल mRNA प्रोटीन का फॉर्मेशन को रोक देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रोटीज इनहिबिटर होते हैं एक्ट एज सिंथेसिस लेट प्रोटीन्स एंड पैकेजिंग। प्रोटीज इनहिबिटर बेसिकली होंगी जो प्रोटीन होती हैं जो उसकी चारों कवरिंग लेयर का फॉर्मेशन करती है, उन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, लेट प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ना ही उनकी पैकेजिंग हो पाएगा। अगर लेट प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, पैकेजिंग नहीं हो पा रही है या मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं तो दूसरे सेल को इन्फेक्टेड नहीं कर सकते। तो मुझे मोस्टली एजेंट्स होते हैं इन्हीं साइकिल पे अटैक करेंगे जिसकी वजह से इनका रेप्लिकेशन रुक जाए, लेकिन ये किल नहीं करते। एंटी वायरल ड्रग जितनी भी होती हैं वो सब इनकी रेप्लिकेशन को रोकती हैं और किल नहीं कर पाती हैं। ठीक है, एंटीवायरल एजेंट्स, द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड एंटी वायरल ड्रग्स। जैसे क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे एंटी हार्पीज वायरस कुछ होती हैं, उसमें आपकी जो ड्रग आती हैं वो आपकी जैसे आइडोक्सिडीन है, टाइफिरिडीन है, एसाइक्लोवायर है, बेलासाइक्लोवायर है, फेमिसाइक्लोवायर है, गेंसीसाइक्लोवायर है, वेलगेनिसाइक्लोवायर है, सीडोफिलाफायर है, ये सभी ड्रग होती हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, उसमें आपके अमांटाडीन है, रेमेंटाडीन है, ऑसिलटेमिजायर है और जेमेनिजायर है। जो सबकी एंटी हेपेटाइटिस वायरस है जो हमारे लीवर में एक्ट होते हैं, उसके लिए आपकी नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग कह सकते हैं, लिमिसोडीन है, ये आपके टिनोफेर है, ये सब भी आपके इंटरफेरोन अल्फा है, ये सब होते हैं। अब देखते हैं कोई हम दो ड्रग को देखेंगे, सभी ड्रग को नहीं डिस्कस कर सकते। पहले हम बात करें एसाइक्लोवायर को लिए। एसाइक्लोवायर इज एक्टिव अगेंस्ट द हार्पीज ग्रुप ऑफ डीएनए वायरस विच इज इंक्लूड द हार्पीज सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट, हार्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2, बेरिसोला जोस्टर वायरस और एपेस्टिन वायरस और आपका साइटोमेनिंजिलो वायरस। ये डिफरेंट टाइप के हार्पीज वायरस होते हैं जो हमारे बेसिकली आपने देखा होगा कहीं कभी फेस में साइड में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, दाने निकलाते हैं, कभी कोई जेनेटल जो ऑर्गन्स है वहाँ पे छोटे छोटे दाने निकलाते हैं, वो वायरस के जैसे होते हैं। तो उस कंडीशन में जो हार्पीज वाला इन्फेक्शन होता है उसमें ये जब यूज़ की जाती है। जैसे मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, इसका मैकेनिक एक्शन क्या होता है कि एसाइक्लोवायर इज टेकन अप बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड कन्वर्ट इनटू द एसाइक्लोट्राइफॉस्फेट। यानी एसाइक्लोवायर जो होगा वो वायरस के अंदर टेक अप बाय द वायरस इन्फेक्टेड जो सेल है उसके अंदर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद में एसाइक्लोवायर ट्राइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। और ये एसाइक्लोवायर ट्राइफॉस्फेट होगा वो करता है इनहिबिट द आरएनए, इनहिबिट द वायरल डीएनए सिंथेसिस एंड इनहिबिट द वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। ये जो एसाइक्लोवायर ट्राइफॉस्फेट है वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है वायरल डीएनए सिंथेसिस के लिए। कैसे करता है कि वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जिसकी वजह से डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है उसको ये ब्लॉक कर देगा। जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ब्लॉक हो गया तो डीएनए का रेप्लिकेशन रुक जाएगा। डोज और रूट की बात करें तो लगभग 200 से 800 mg तक इनकी टेबलेट चलती है अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन या सीवियरिटी की बेस पे हम 200 से लेकर 800 mg टेबलेट देते हैं और 250 mg पर वायल IV इंजेक्शन का आता है। इसके अलावा अगर इसकी डर्मल इन्फेक्शन है वायरल का तो उसमें 5% स्किन क्रीम या 3% आई ऑइंटमेंट भी अवेलेबल है मार्केट में। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो टॉपिकली जब स्टेनिंग एंड बर्निंग सेशन होता है ऑफ आफ्टर ईच एप्लीकेशन, कुछ लोगों के लिए क्या जहाँ पर हम इनके टॉपिकली यानी कि ऑइंटमेंट या ट्यूब्स या क्रीम्स लगाते हैं वहाँ पर बर्निंग और स्टेनिंग सेशन होते हैं। ओरल द ड्रग विल बी टॉलरेटेड, हेडेक, नोजिया, मलेजिया एंड सम सीनियस इफेक्ट आर रिपोर्टेड। अगर ओरल किसी को ड्रग दी जा रही है तो उसमें कुछ हेडेक है, नोजिया है, मलेजिया है और कुछ सीएनएस इफेक्ट आपके रिपोर्टेड होते हैं जैसे। ठीक है, इसके अलावा इंट्रावीनस अगर देते हैं तो रैसेस, स्वेटिंग, एमेसिस एंड फॉल इन बीपी अगर इन फ्यू पेशेंट्स। ठीक है, रैसेस हो जाएंगे, स्वेटिंग होगी, एमेसिस, वोमिटिंग के चांसेस होंगे और बीपी फॉल होने लगता है कुछ पेशेंटों में भी देखा गया है। और रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हैव बीन एस्क्राइब्ड द हायर डोज। अगर बहुत ज़्यादा डोज दी जाए तो न्यूरोलॉजिकल जो मैनिफेस्टेशन जो आपके सीनस के इफेक्ट हैं वो आपके अपीयर होने लगते हैं। जैसे जैसे अगर डोज हटा देंगे, डोज की अमाउंट कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो आपके सीनस के साइड इफेक्ट हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इंडिकेशन की बात करते हैं तो जनरली ये किन किन डिसऑर्डर में दिए जाते हैं। जेनेटल हार्पीज सिंप्लेक्स कंडीशन देते हैं, म्यूकोकुटेनियस हार्पीज सिंप्लेक्स यानी कि जो म्यूकोस लेयर होती है उसमें इन्फेक्शन होता है हार्पीज वायरस उसमें दिया जाता है। ये टाइप फर्स्ट वायरस डिजीज़ रिमेनिंग द लोकलाइज लिप्स एंड गम्स में इन्फेक्शन होता है।
इसी का हार्पिस सिम्प्लेक्स इंसेफेलाइटिस, जो आपकी न्यूरॉन्स में इन्फेक्शन होता है ड्यू टू द हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से, उस कंडीशन में हार्पिस सिम्प्लेक्स इंसेफेलाइटिस में भी देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एक तरह से बीच में बोला गया था इसे मियादी बुखार, या इंसेफेलाइटिस एक बुखार आपने सुना होगा, उसी वायरस की वजह से होता है हार्पिस सिम्प्लेक्स इंसेफेलाइटिस। उसमें भी आपका इसी का इंडिकेशन होता है, यही दी जाती है। हार्पिस सिम्प्लेक्स टाइप फर्स्ट क्रेटियाटिस, जो आपकी क्रेटिनोसाइट जो टिश्यू होते हैं स्पेशली डर्मिस में, तो वहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं। सुपरफिशियल डर्मेटाइटिस कॉर्नियल अल्सर हो जाता है, जैसे कॉर्निया के आसपास इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसे हार्पी जोस्टर और चिकन पॉक्स कंडीशन में इन सब को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और ड्रग हैं, वो सब ऐसी काम करती हैं, और डोज की हम बात कर लेते हैं। अलग डोज हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका वेसेक्लोवायर है, जेनेटल हार्पिस है, तो उसमें हम 0.5 to 1 ग्राम बीडी देते हैं 10 डेज के लिए। रिकरेंट एपिसोड अगर बार बार हो रहा है तो उस कंडीशन में 0.5 ग्राम बीडी 3D के लिए जाएगा। सप्रेसिव ट्रीटमेंट में इसकी डोज और बढ़ा दी जाएगी। तो ये सब आप डोज आप खुद देख सकते हैं, इसमें तो कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, आपको ये थोड़ा सा इनको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी एमेंटाडीन है, ऑस्टियोवायर है, इन सब की डोज हैं। ये इनके एडवर्स इफेक्ट हैं। कुछ ड्रग हैं जो एमेंटाडीन, जैसे कि नॉक्सिया है, एनोरेक्सिया है, इंसोनिया है, डिजनेस है, नाइट मेकर्स है, लैक ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन है, रियली हेलुसिनेशन है, ये सभी आपके रिपोर्टेड होते हैं एमेंटाडीन के एडवर्स इफेक्ट। इसी तरह से ओसिलेटेमवेवर के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं। नोजिया है, एब्डोमेन पेन है ड्यू टू द गैस्ट्रिक इरिटेशंस, हेडेक है, वीकनेस है, सैडनेस, डायरिया, कफ, इंसोनिया। इसके अलावा ये इसके भी साइड इफ़ेक्ट इसी तरह से अपीयर होते हैं, सोर इन थॉरेट, हेडेक, वीकनेस, एब्डोमेन पेन, फ्लू सिम्टम्स, ठीक है। और इसी तरीके से आपका नेफ्रोटॉक्सिटी अकर इन हायर डोज इन दोज विद नेफ्रोटॉक्सिटी भी हो सकती है अगर हायर डोज दी जाए। लैक्टोसिडिस भी आपका अपीयर हो सकता है, लैक्टिक एसिड आपका बढ़ जाएगा ब्लड में अगर इसको ज़्यादा डोज दी जाए। इसके अलावा एंटी रेट्रोवायर ड्रग होती हैं जो आपके स्पेशली HIV के इन्फेक्शन में दी जाती हैं, डेट इज़ द एंटी रेट्रोवायर ड्रग्स होती हैं। दी ज़्यादा 4 डिफरेंट केसेस ऑफ एंटी रेट्रोवायर ड्रग होती हैं। एक तो होती है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, यानी कि न्यूक्लियोसाइड्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि DNA से RNA के फॉर्मेशन को रोक देती हैं, और RNA से DNA के या DNA RNA के फॉर्मेशन को रोक देंगी। प्रोटीएस इनहिबिटर, यानी जो प्रोटीन फॉर्म होती है जो आउटर स्ट्रक्चर को कवर करती है उसको इनहिबिट कर देते हैं। इसके अलावा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है, और फ्यूजन इनहिबिटर्स, ठीक। तो इसमें आपकी जोडोविडीन है मेन ड्रग जो यूज़ की जाती है मेजरली, इट इज थायरोडीन एनालॉगस होती है, यानी जो प्रोटोटाइप न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, यानी RNA से DNA का फॉर्मेशन जो हो रहा है उसके एंजाइम को इनहिबिट कर दी, जिससे कि DNA का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होता है, आफ्टर द पॉलीमराइजेशन इन द होस्ट सेल्स जोडोविडीन ट्राइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। जब वो होस्ट सेल में पहुंचेगा तो जोडोविडीन ट्राइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है, और सेलेक्टिवली इनहिबिट द बैरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो बैरल का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से इनहिबिट होने की वजह से क्या होता है, DNA का फॉर्मेशन RNA से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से DNA नहीं मिल पाएगा और इसकी रेप्लिकेशन रुक जाएगा, ठीक है। डोज और रूट की बात करें तो अडल्ट में लगभग 300 mg BDD और चिल्ड्रन में 180 mg मतलब मीटर स्क्वायर जो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग ये 6 to 8 आवर दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट कहें तो एनीमिया है, न्यूट्रोपीनिया है, न्यूट्रोफिल्स काउंट कम हो जाना, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोज रिलेटेड से एडवर्स इफेक्ट है नोजिया, एनोरेक्सिया, एब्डोमेन पेन, हेडेक, इंसोनिया, मैलेगिया आर कॉमन एट द स्टार्टिंग थेरेपी बट डिमिनिश लेटर। स्टार्टिंग जब थेरेपी करेंगे तब ये साइड इफेक्ट ज़्यादा नजर आएंगे, बाद में ये क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। मायोपैथी, पिगमेंटेशन ऑफ नेल्स, लैक्टिक एसिडोसिस, हेमाटोफेगलिया, कन्वल्सन एंड इनसेफेलोपैथी आर इनफ्रीक्वेंट। कुछ लोगों में क्या होगा, मायोपैथी मसल्स वीक हो जाती हैं, पिगमेंटेशन ऑफ नेल्स के कलर भी डिसअपियर हो जाता है, लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और हेपेटोमेगलिया, कन्वल्सन्स वो जैसी कंडीशन बन जाती है। इंट्रैक्शन की बात करें तो पैरासिटामोल के साथ में अगर इसे दिया जाए तो जो आपकी जोडोविडीन है उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये प्रोबेबली बाई कम्पीट द ग्लूकोनेलेशन, मतलब ये आपके ग्लूकोनेलेशन के थ्रू क्या होगा, ये बॉडी से बाहर होता है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। जब ये ग्लूकोनेलेशन को पैरासिटामोल इनहिबिट कर देगी
तो उस वजह से क्या होगी, ये जो आपकी जो ड्यूटेबुलिन ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा एजोल एंटी फंगल ड्रग होती हैं, आल्सो इनहिबिट द एजीटी मेटाबॉलिज्म, मतलब ड्यूटेबुलिन का जो मेटाबॉलिज्म उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं अदर उसका लेवल बढ़ जाएगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। अदर नेफ्रोटॉक्सिक और एंटीकैंसर ड्रग आर प्रोपोनेंस एनहांसेस टॉक्सिसिटी, और जबकि अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती हैं, नेफ्रोटॉक्सिक और एंटी कैंसर ड्रग हैं और प्रोमिनासिड हैं, ये सभी भी इसका लेवल को बढ़ाते हैं। इंडिकेशन यही है कि ड्यूटेबुलिन को मेनली HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स में स्कैप किया जाता है, ओनली इन द कॉम्बिनेशन विद एटलीस्ट 2 अदर एंटी रिट्रोवायरल ड्रग के साथ में। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट हो गया एक तरह से वायरस। और नर्स, रोल ऑफ नर्स क्या रहेगा, द मोस्ट सिस्टमिक एंटीवायरल एजेंट्स शुड बी एडमिनिस्टर अराउंड द क्लॉक टू मेंटेन द थेरेपी सीरम ड्रग लेवल। जब आप सिस्टमिक एंटीवायरल एजेंट्स जब यूज़ कर रहे हैं तो आप क्लॉक मेंटेन थेरेपी, मतलब हर घंटे के हिसाब से या 2 घंटे के हिसाब से उससे ड्रग ब्लड में कम नहीं होनी चाहिए, उतनी देनी चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही ड्रग ब्लड में कम होगी तो तुरंत क्या होगा, वायरस रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसलिए उसे बहुत ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है कि कितने टाइम में हमें देनी है ड्रग, तुरंत देनी पड़ेगी। अगर आप ड्रग नहीं देंगे तो वायरस का रेप्लिकेशन दोबारा शुरू हो जाएगा। रेप्लिकेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बॉडी के जिस पार्ट में रेप्लिकेशन करेंगे उस सेल्स को, ये उस पार्ट के टिश्यू को इन्फेक्टेड करते जाएंगे। इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट टू कंटिन्यू टेक मेडिकेशन अराउंड द क्लॉक फॉर फुल कोर्स ऑफ थेरेपी इवन इफ लेटर। और ये आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि जितनी आपको बताई गई है मेडिकेशन, जितनी लंबी मेडिकेशन बताई उतने टाइम तक मेडिकेशन कंटिन्यू लें। अगर चाहे उसको फिर अच्छा महसूस हो रहा हो तभी वो कंटिन्यू मेडिकेशन करे, क्योंकि हो सकता है अगर मेडिकेशन बीच में ब्रेक डाउन कर दिया उसका रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन होने की वजह से क्या हो, दिक्कत उस पेशेंट में बढ़ जाएगी। And advise the patients that antiviral or antiretroviral drug do not prevent the transmission to other। और ये बात भी पेशेंट को आपको बताना पड़ेगी कि एंटीवायरल एंटीरेट्रोवायरल ड्रग में ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो ट्रांसमिशन ऑफ वायरस को रोक पाएँ। वायरस का ट्रांसमिशन होता है। प्रिकॉशन शुड बी टेकन प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ वायरस, इसलिए प्रिकॉशन पेशेंट को लेना चाहिए जिससे कि वायरस एक पर्सन दूसरे पर्सन में स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो ये सब आपकी एंटीवायरल ड्रग हो गई, जिसमें हमने कुछ ड्रग दी थी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की, और बाकी ये ड्रग हमने आगे बताई आपको बेसिकली एंटीवायरल एजेंट जिसे मेनली बोला जाता है, जो आपकी आती हैं ये वाली एंटी हार्पीस वायरस, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस और एंटी हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, तो ये मैं ड्रग बताइए आपको सेक्लोवेयर, और बाकी इसके साइड इफेक्ट बता दिए। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे आपके साथ में, नेक्स्ट ड्रग के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।